तो 15-20 साल आप 20 साल हो गए हैं कमोबेश आपको जमीयत के साथ मुंसलिक हुए। बाकी पार्टियों की तरफ से आपको ऑफर्स नहीं आई कि हमारी पार्टी को शमूलियत? वैसे दिलचस्पी पहले से, अगर मैं कॉलेज के लेवल पे था, स्कूल के लेवल पे था, जब मैं अपने इलाके में रहा, घर पे रहा, तो बस वो लीड करना ये मुझे अच्छी तरह आता था। बात यह है कि अगर मैंने जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन किया है, तो ये सिर्फ दुनियावी अगराज मकासद के लिए नहीं, बल्कि इसमें उखरी मकासद भी मेरे सामने हैं। शनाख्त है। आप ये बताएं कि 4 सालों के दौरान जब आप तहसील नाज़िम थे, तो आपने छपरी वज़ीरान के लिए क्या किया? और आपने हल्का नियाबत के लिए जो आपका पूरी तहसील है, वहाँ पे कौन से तरक्याती काम किए? तहसील काउंसिल के एक मेंबर थे हाफ़िज़ सुल्तान साहब, वो तो आखिरी हद तक गए हैं, आपके समझो आप अदालतों तक चक्कर काटेंगे। क्या वजह क्या थी? वो बहुत नफीस आदमी है आपकी तरह। वाकई हाफिज सुल्तान जी थे, वो इलेक्शन से पहले मेरा गहरा दोस्त था। इलेक्शन ज़हूर शाकिर के किसी हद तक मैं ये तस्लीम करता हूँ कि उन्होंने किसी हद तक उसने लोगों की प्यास शायद बुझाई होगी, लेकिन बावजूद कि एक आदमी ने असम्बली में नहीं बैठना, फिर भी हंगू की अवाम ने उसको कामयाब कराया। क्या अवाम ने उनको कामयाब करवाया या जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी जो इंतखाबी कैंपेन थी उसके अंदर कुछ सुकम थे, या जमीयत जो है वो खुद नहीं चाहती थी कि हमारा उम्मीदवार कामयाब हो जाए? तो आपका कहने का मतलब यह है कि आप मेरा शरीफ हैं और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरा मतलब यह है कि मैं शरीफ होने के साथ साथ खुदा ने मुझे और सलीद भी दिए हैं। बताएं कि अतीक रहमान जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा थे, और जब 2018 के इंतखाबात हुए तो बहुत क्लोज मार्जिन के साथ वो कामयाब नहीं हुए, उनको शिकस्त हुई। 600-700 वोट का डिफरेंस था। बाद में क्या मनसूबा बना कि 5-6 लोगों के नाम जब ज़िमनी इलेक्शन के लिए भिजवाए गए तो उनका नाम तक उसमें शामिल नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं साबिक़ तहसील चेयरमैन तहसील टल हाजी प्याउज़ार वज़ीर। बेसिक इनका ताल्लुक जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फज़ल रहमान ग्रुप से हैं। एक आला तालीम याफ्ता सियासी कारकुन हैं और सूबाई मजलिस आमला के ये मेंबर भी हैं। आज हम इनसे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बिलखसूस इस वक्त जो हालात अब मुल्क में चल रहे हैं उनको सामने रखकर हम इनसे बात करेंगे। इसके अलावा ज़िला हंगू में इन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं बतौर तहसील चेयरमैन, और इस वक्त ज़िला हंगू के जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनकी कारकर्दगी जो है उसको भी हम सामने रखेंगे। आइंदा का इनका जो सियासी लाहे अमल है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाजी साहब अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, हाजी थैंक्स। साहब ये बताएं कि एक इंतहाई पसमानदा इलाके से छपरी वज़ीरान से आपका ताल्लुक़ है और तालीम भी आपने की है, आप सियासत में आने की बजाय आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं अपने ख्यालात, अपने नज़रियात और इलाके के मफाद आम के हवाले से लोगों से मुखातिब हो जाऊँ। आपका एक बार फिर शुक्रिया। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि आपने पहले अपने तमहीदी अल्फाज में मैं बड़ी मर्ज़ के साथ कहता हूँ कि उनके चंद इस्लाहात मैं करता हूँ। मैं तहसील चेयरमैन नहीं था, बल्कि मैं तहसील नाज़िम था। नाज़िम अब सही जो चेयरमैन बन चुके, शायद वो इसका बुरा माने कि आपने हमारे जो हमारे होता स्टेटस है को उसको इस्तेमाल किया है, सही है जी, हो जाता है उसको ऐसा। क्या इस्तेमाल ठीक। किया। तो दूसरी बात, मैं सूबाई आमिला का रुकन नहीं, बल्कि सूबाई मजलिस उम्मी का रुकन हूँ। जी। तो ये वजाहत करता हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन किया है मेरे से कि आपने इतने एजुकेशन, इतने तालीम हासिल करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब्स हो, ये तो एक बात मैं कहता हूँ कि ये किस्मत के बस जो लिखा होता है जी। बस वही हो जाते हैं। मेरी वैसे दिलचस्पी पहले से, अगर मैं कॉलेज के लेवल पे था, स्कूल के लेवल पे था, जब मैं अपने इलाके में रहा, घर पे रहा, तो बस वो लीड करना ये मुझे अच्छी तरह आता हाँ, था। तो इस वजह से बस आपका कहने का मतलब यह है कि कॉलेज के ज़माने से आपने सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना स्टार्ट किया, और बुनियादी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम आपका प्लेटफॉर्म था जहाँ से आपने सियासत का आगाज़ किया। बेशक हाजी साहब देखने में ये आता है कि हम लोग तो एक लोटा की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है मफादात के लिए, कलाबाजियाँ खाना, इधर से उधर चले जाना, उधर से इधर चले जाना। बहुत से लोगों को जो मोटिवेट होते हैं उनको तरगीबात दी जाती हैं, उनको बाकी पार्टियाँ अपनी तरफ राग़िब करती हैं। तो 15-20 साल, आप 20 साल हो गए हैं कमोबेश आपको
जमीयत के साथ मुंसलिक हुए, बाकी पार्टियों की तरफ से आपको ऑफर्स नहीं आई कि हमारी पार्टी को शमूलियत अख्तियार कर ले, हमारी पार्टी में आप आ जाएं? मेन बात तो ये है, असली बात ये है कि अगर मैंने जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन किया है, तो ये सिर्फ दुनियावी अगराज मकासद के लिए नहीं, बल्कि इसमें उखरी मकासद भी मेरे जी। सामने हैं। उन अहदाफ को हासिल करने के लिए मैंने जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो बाकी पार्टियों की तरफ से वो अपनी तरफ राग़िब करवाने में, अपनी तरफ माइल करवाने में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पिठिया के हमारे इलाके के लोग हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे महल्लेदार हैं, हमारे इलाके वाले, आना जाना उनके साथ होता है। तो खुशियों में, गम में शरीक होते थे, तो वो बार बार मुझे ये अल्फाज कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आप बैठे, हमारे साथ आप पार्टी में शामिल हो जाए, इंशाल्लाह आपकी जो सलाहियत है वो इस पार्टी के लिए काफ़ी। मैंने उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे वो मऊज़ और माज उनका किरदार अदा करना है, न कि मैं वो दूसरे में वो अल्फाज नहीं बोल तो सकता। मैं ये तो कह सकता हूँ कि जी जी 2015 में आपको तहसील नाज़िम के तौर पे जब जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्ट किया, तो उसके पीछे यही अमर जो है वो कार फरमा है कि आप एक असूली और नज़रियाती सियासत कर रहे हैं, और जमीयत वालों ने कहा कि ये नज़रियाती तौर पे हमारा मुखलिस एक साथी है, तो इसको जो है ना मौका देना चाहिए। या इसके पीछे और भी जो तल्लुकात होते हैं, सिफारिशें होती हैं, इधर उधर से फ़ोन करवाने का अमल भी होता है। तो ये कौन कौन सी बातें जो थी वो आपको तहसील नाज़िम बनने में मावन साबित हुई आप? बस वो तो कुरान में भी वाज़ह तौर पर कहा गया है कि हर बंद से उनकी उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, उनके टैलेंट्स के मुताबिक वो काम लिया जाता है। तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग थे, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था कि इनको क्यों आपने लोगों ने इसी मनसब पे बैठा दिया। ये हक तो जवाब देना उनका बनता था, नहीं, मेरा आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं आप बड़ा मेरा तो यही खूबसूरत ख्याल बयान है। देते हैं। बिल्कुल यही बात है ना। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर वो उनको मुझ में, मेरे अंदर कोई पोटेंशियल बिल्कुल नज़र आई है। शख्सियत में जी। इस तरह कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आती थी, तो मुझे इस सीट पे शायद वो न बैठाते। लेकिन ये उनके उस निज़ान और उनकी बसीरत थी कि उनको मेरी ये टैलेंट्स और ये सलाहियतें वो शायद आई नज़र आई होंगी, और मुझे इस सीट पे बैठा आपका दिया। ये कहने का मतलब है कि जमीयत उल इस्लाम वो जमात है जिसमें कारकुनों की के अंदर जो एक अप्रोच होती है, पॉलिटिकल अप्रोच, विल होती है काम करने की, और पार्टी मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत करनी, तो उसको वो जान जाते हैं। बड़े मर्दम शनास हैं वो, आपके जो अकाबरीन है वो पहचान जाते हैं कि किसको कहाँ लेके जाना है और किसको कौन सी सीट देनी है। आपके कहने का ये मतलब है। अच्छा बेशक साहब, ये बेशक। बताएं कि ज़िला हंगू का जो इंतहाई दूर अफ्तादा इलाका है, जहाँ पर पीने के पानी का मसला है, सेहत के वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पे दस्तयाब नहीं है, रोड्स का मसला है, छपरी वज़ीरान, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। तो एक पसमानदा इलाके से निकल कर आपने सियासत की है, और इस वक़्त सूबाई सतह पर आपकी अपनी एक जान-पहचान और आपकी एक शनाख्त है। आप ये बताएँ कि 4 सालों के दौरान जब आप तहसील नाज़िम थे, तो आपने छपरी वज़ीरान के लिए क्या किया? और आपने हल्का नियाबत के लिए जो आपका पूरी तहसील है, वहाँ पे कौन से तरक्याती काम किए? और आप ये भी बताएँ कि उस वक़्त का बल्दियाती निज़ाम बेहतर था या आज का बल्दियाती निज़ाम बेहतर है? आपने 2-3 सवालात तो एक बार किए, एक ही सांस में की। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अगर छपरी वज़ीरान से के हवाले से पूछे तो मैं शायद जवाब ना दूँ। लेकिन आपने कहा कि अपने हल्के नियाबत के हवाले से, जी। तो मेरा उस वक़्त तो मेरा हल्का नियाबत भी छपरी वज़ीरान था। लेकिन मैं तहसील के हवाले से कह रहा हूँ कि छपरी वज़ीरान के साथ-साथ बाकी जो जितने भी यूसिस थे, उनको हमारे पास अपने मेंबर्स थे, उनका अपना हिस्सा दिया, और मैंने बतौर तहसील नाज़िम जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, महदूद था। 8 करोड़, साढ़े 8 करोड़ हमारा फंड था, तो फिर वो तकसीम होके 50-50, 60-60 रुपए हर मेंबर का शेयर हुआ करता था। इसके अलावा टल और दोआबा के लिए मैंने 16 लाख दिए, और जो देहात है, गरबोआ, तोरवड़े, दलन, नारियाब, ये जो थे, इनको भी मैंने 16 लाख प्रोवाइड किए। तो छपरी वज़ीरान के लिए हमने वहाँ पर मेरी मेन फोकस जो थी वो कम्युनिकेशन और वाटर सप्लाई पे थी। वहाँ पे वाटर की मदद, वहाँ की बहुत तकलीफ है, आपने शायद देखा नहीं होगा छपरी बाजार का इलाका, आपके दोस्तों ने शायद देखा होगा, कोई आया होगा। तो वाटर की मदद में वहाँ पे काफ़ी काम किया छपरी बाजार में, और कम्युनिकेशन की मदद में भी काफ़ी काम हुआ वहाँ आपका कहने का मतलब है कि महदूद वसाइल होने के पे। जी बावजूद जी। आपने आपने अपनी तहसील कौंसिल को भी चलाया है और तमाम मेंबरान को सेटिस्फाई किया है और तरक्याती काम भी किए हैं। बेशक लेकिन बेशक। मैं कम से कम एक बात में आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि आपका ही एक तहसील कौंसिल के एक मेंबर थे हाफिज सुल्तान साहब, वो तो आखिरी हद तक गए हैं, आपके समझो आप अदालतों तक चक्कर काटेंगे। क्या वजह क्या थी? वो बहुत नफीस आदमी है आपकी तरह, हाफिज साहब के साथ ये मुखासमत क्यों थी आपकी?
वाकई हाफिज सुल्तान जी तो वो इलेक्शन से पहले मेरा गहरा दोस्त था, इलेक्शन के बाद भी था, अब भी इंशाल्लाह है। दुश्मनी तो उसकी नहीं है ना? दुश्मनी नहीं, अच्छा मेरा अच्छा, दोस्त है, चलिए। उसकी अपनी सोच होगी, उसकी अपनी वो फिक्र होगी, वो मैं नहीं कह सकते कि वो मेरे मतलब उसकी क्या रहेगी, लेकिन मेरा दोस्त है। लेकिन बस वो इस तरह है कि कोई दूसरा उसको उकसाए कि आप इसके खिलाफ ये कर ले, ये कर ले, ये कर, ये मेरे मिसाल नहीं, बल्कि कौम के हवाले से गुरगुर के वो कुछ बंदे गायब हुए थे, लापता हुए थे, उनके हवाले से उन्होंने ये किरदार अदा किया था। तलबाइजेशन के दौर में उनका कोई किरदार था, जी। तो उस वक्त भी इस तरह किसी दूसरे के कहने पे किया था। इस बार जो मेरे खिलाफ हो, अदालतों में गए, अदालत के चक्कर उसने भी काटे, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं आया। सिर्फ मेरी दिराजारी उसे हाथ आई, बाकी कुछ उसके पास फैसलों के नहीं आया। ताल्लुकात कैसे हैं आपके और आपके साथ बिल्कुल के? खुशगवार, मेरे तो बड़ी उनके बात। पास खुशगवार है, बस उनकी अपनी सोच होगी। लास्ट टाइम कोई ऐसा इवेंट कब हुआ है कि जब आप और वो इकट्ठे बगलगीर हुए हो और आपने इकट्ठे बैठ के चाय पी हो या खाना खाया हो? वो तो जब हम हाई कोर्ट पे थे, खैर बार उसने अपनी हार मान ली, तो हाई कोर्ट पे वहां पे हम बगलगीर भी हुए हैं और चाय भी पी ली। इसके अलावा अभी मैं कभी कभार जो करबोगे पे जाता हूँ तो उसका सलाम जरूर करता सही है। अच्छा, फ़याज़ वज़ीर साहब, हम आ जाते हैं हंगू की सियासत की तरफ। 2013 से लेके 2022 तक मुसलसल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी समेट हूँ। रही जी है। जी। एमएनए उनके थे, एमपीएस उनके थे। ख़ास तौर पर इस टेनोर में जबकि ज़हूर शाकिर साहब जो हैं वो मुशीर ख़ास के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, शाह फैसल यहाँ पे है। पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली सोशल मीडिया के तवज्जुह से ये पैगाम इस पैगाम का प्रचार कर रहे हैं कि अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबाजात और वो मनसूबाजात जो स्टेटस रेज़ करने के लिए, अवाम का लिविंग स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी थे वो हमने किए हैं। अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हमने वो मनसूबाजात मुकम्मल किए हैं या मुकम्मल होने के करीब है जिनका तसव्वुर भी पहले नहीं था। अरबों रुपए के उन्होंने प्रोग्राम किया। क्या आप इत्तेफ़ाक करते हैं इससे? मैं अगर मुखालिफ भी हों, लेकिन जो जिनके काम भी हो, कुछ ग्राउंड पे हो, तो मेरी ये आदत है, मेरी उसूल है कि ज़रूर मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अगर मेरा दोस्त भी हो, भाई भी क्यों भी ना हो, मेरा चच्चा भी क्यों ना हो, और मेरे करीबी दोस्त भी क्यों ना हो, लेकिन जब ग्राउंड पे कुछ ना हो, या वो धोखेबाजी से या कोई दूसरे अल्फाज से वो अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए इस तरह के वो एक शो जी। बना रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, तो शायद उससे मेरा इत्तेफाक ना हो सके। जहाँ जहाँ तक उनका ये दावा है बुनियादी जो ज़रूरियात है लोगों के, जी। तो उस हवाले से मेन हमारे इलाके में रोड जो है या कम्युनिकेशन के सेक्टर में या वाटर सप्लाई के सेक्टर में बहुत तकलीफ है। एजुकेशन का इस तरह मसला है, सेहत का भी इस तरह मसला है। तो ज़हूर शाकिर के किसी हद तक मैं ये तस्लीम करता हूँ कि उन्होंने किसी हद तक उसने लोगों की प्यास शायद बुझाई होगी। लेकिन यहाँ पे इनके जो दावे दावे हैं उससे मेरे हवाले से ये कहता हूँ, अगर ज़हूर शाकिर भी दावा करता हूँ या पिठेल दावा करता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। दलन रोड जो है, दलन गुरगुरी रोड, जी। इस पे उन्होंने अपने खेमे गा लिए हैं कि ये हमने इस तरह किया, ज़हूर शाकिर ने किया, फलाने ने किया। ये मैं आपको बताते चलूँ, ये रिकॉर्ड पे है, CNW रिकॉर्ड पे है कि ये रोड पिटाई की पिछली दौरे हुकूमत में हुई थी, लेकिन किसने की थी? हमारे MP साहब थे, सज्जनान मुफ्ती साहब, उसकी काविश से। और यहाँ पे CNW के जो मुअज़्ज़ज़ 3 एक्शंस, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेता हूँ। फिर ये पीटीआई वाले तो इंतकाम परवर है कि ना परवर है, इंतकाम लेने वाले हैं, तो उनको भी ये सजा दे रहे हैं कि आपने इस तरह क्यों किया। उन्होंने ये रोड दलन मामूखोट तो गुरगुरी उनको ड्राफ्ट एडीपी में उन्हें शामिल किया था। वहाँ सेक्रेटरी जो थे CNW उनसे मंजूर करवाया था। फिर पीटीआई के जब परवेज खटक वज़ीर थे उस दौर में उसने परवेज खटक ने यह काम किया कि इसके एडीपी से बाहर कर दिया, मंजूर होके फिर उसने एडीपी से बाहर कर दिया। पीटीआई ने हमारे तहसील टल के साथ अपनी अदावत का कीने का जो मुजाहरा है वो परवेज खटक ने उस वक्त पीटीआई ने किया था, उसको एडीपी से बाहर किया था। उसके बाद ये दोबारा एडीपी में शामिल हुआ। तो ये उन एक्शन का इस दलन के, हमारे दलन के नहीं पूरे इलाके के लिए ये एक एहसान है कि ये वो रोड इनके काबिज से ये जो हमारे CNW के एक्शन उनसे हुआ। लेकिन इसके अलावा एक बार और बात कहता हूँ, हंग के हवाले से उन्होंने अभी अभी ऐलान किया, अखबारों में भी उन्होंने देखा होगा कि हंग के लिए में हमने एक वाटर मेगा प्रोजेक्ट किया है, तो उसके लिए 1 अरब का वाटर मेगा है, तो उसके लिए 1000 एलोकेशन जो है, क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? नहीं, ये तो इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। उन्होंने बड़े तफाखराना अंदाज में बताया था कि हमने मेगा वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है वो हंगू में हमने लॉन्च किया है और इसके ज़रिए पूरे ज़िला हंगू को साफ़ पीने का पानी फराहम किया जाएगा। अभी आपने बड़ी अजीब बात की है कि 1 अरब के मंसूबे के लिए एलोकेशन
1000 है, ये किस तरह की बात है? ये तो ना मानने वाली बात है। ये अगर ये मेरे पास प्रूफ भी हैं, सबूत भी हैं, अभी मैं दिखा सकता हूँ, जी। आपको बता सकता हूँ। अगर डिस साहब के पास ना हो तो मैं उसे भी दिखाऊंगा कि ये आपके ये जो है 1 अरब का वाटर मेरा प्राइवेट हंग ले 50 करोड़ टल के और 50 करोड़ हंग ले 500 इसके लिए एलोकेशन है। तो 500 में कैसे पूरे हंग को, तहसील हंग को और तहसील टल को ये कैसे पहुंचाएंगे, ये जो सहूलतें वाटर का सही है। पीने के पानी का, ये तो कैसे आप होगा? पीटीआई के जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर किसी हद तक आप सेटिस्फाई भी हैं और किसी हद तक आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ये तो सिस्टम की नाकामी भी तो हो सकती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी तरक्याती कामों में रुकावटें डालती हैं। हो सकता है कि पीटीआई के अरकान असम्बली मुखलसाना तौर पर इलाके की तकदीर बदलना चाहें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनका साथ ना दे रही हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो ब्यूरोक्रेसी तो उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल में रखी है। अगर एक हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, उससे हुकूमत की जितनी भी उम्र है वो अच्छी तरह से निपटाए नहीं जा सकते, चलाए नहीं जा सकते, तो सही। फिर उस हुकूमत को तो मुस्तफी हो जाना चाहिए। उस हुकूमत को आपकी हुकूमत आपकी चलाने का हक नहीं आपकी बनता आपकी फिर। सियासत के ऊपर गहरी नजर है, खासतौर पर जिला हंगू की सियासत की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरमला कहा कि असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। उसके बाद यहाँ पर NA 16 में जो इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, जी उसमें जी जी। मरहूम हाजी ख्याल जुमान साहब की सीट पर उनके फर्जंद डॉक्टर नदीम ख्याल को इलेक्शन पे खड़ा किया गया और PDM की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं था। एक मुफ्ती अबैदुल्ला साहब जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रह चुके हैं और सूबाई नायब अमीर भी हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के और अपोजिशन पार्टियों के मुतफ़िका उम्मीदवार थे। लेकिन इसके बावजूद कि एक आदमी ने असम्बली में नहीं बैठना, फिर भी हंगू की अवाम ने उसको कामयाब कराया। क्या अवाम ने उनको कामयाब करवाया या जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी जो इंतखाबी कैंपेन थी उसके अंदर कुछ सुकम थे, या जमीयत जो है वो खुद नहीं चाहती थी कि हमारा उम्मीदवार कामयाब हो जाए? वो साहब इसका जवाब तो आपने खुद भी दिया। तो हमारे आपके पिछले महीने के जितने भी इलेक्शन हुए हमारे जुआई के उम्मीदवार के, आप नेट जो वोट कास्ट होते थे उसके लिए वो आप रिकॉर्ड चेक कर लिए, वो 25-26 हज़ार के टोटल, बल्कि 28 हज़ार तक चले गए हैं। जी। तो हमारी इस बार मेरे ख्याल में 17 हज़ार, ये जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी कारकुन हैं, सपोर्टर्स हैं, हिमायतें हैं, उनकी मेरे ख्याल में वो सुस्ती जो थी वो उसने मैंने किरदार अदा किया, न कि आवाम ने उस दूसरे बंदे को यानी आपकी कामयाब करवाया। कैंपेन जो है ना, कैंपेन में कैंपेन जो वो थी सरगर्मी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल वो अच्छी सही है तरह जी, नहीं सही चला है। सकी, बस यही ठीक है। मेन वजह अच्छा, है। ये बताइए मुझे कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक नाजुक मूड में है, नाजुक मोड से गुजर रहा है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान की। हाँ, इस जी वक्त सियासत अपोजिशन कह रही है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए। जो PDM की 12 जमातें हैं वो कह रही है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। बुहरानी कैफियत है, मैशत आपकी बैठी हुई है, कारोबारी तबका परेशान है, महंगाई अरूज पर है। तो इन हालात से बाहर निकलने के लिए हुकूमत को और अपोजिशन को कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तो हर हुकूमत की कोशिश होती है कि जितने भी माली उमूर हो या इंतज़ामी उमूर हो वो बेहतर तरीके से चला सके, लेकिन वो तब मुमकिन हो सकते हैं जब अपोजिशन भी उसी तरह मुल्क की मफाद में वही सोच अपना ले, अपोजिशन भी वही सोच अपना ले। लेकिन यहाँ पे हुकूमत 1000 बार भी कोशिश कर ले, लेकिन अपोजिशन जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देते, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौके पे वो हालात इस तरह बनवा रहे हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी जो वो उसको परवान चढ़ा रहे हैं। जब किसी कहीं मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो तो मेरे ख्याल में कि माशी जो सिमत है, अशारियाँ हैं वो माशी पाबंद नहीं हो इशारे जो है सकते। वो परवाह नहीं चढ़ पाबंद, सही है। सकते। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जो तहसील टल है यहाँ से हर बार जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कारी अब्दुल्ला साहब इलेक्ट हुए वहाँ से, उसके बाद मुफ्ती सैयद जिनान साहब हुए। अभी जब अक्टूबर में इलेक्शन आएंगे तो क्या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का आप इरादा रखते हैं? कारी अब्दुल्ला का जो दौर था माशाल्लाह, उसी दौर में बहुत सारे काम हुए, मेगा प्रोजेक्ट हुए थे, अस्पताल बने, दुआब अस्पताल बना है, 18 अस्पताल को अपग्रेड किया, डी अस्पताल कर दिया। ये हंगो जो हमारा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट DHQ DHQ, हॉस्पिटल जी। ये भी उसी दौर में हमारे MNA साहब भी थे, सदीक अफंजाद साहब, ये भी उनका एक तोहफा है। तो हुकूमत जब हो तो इंशाल्लाह बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसके बाद हमारे मुफ्ती साहब आए, 2 बार उनकी टर्नओवर गुजरी, लेकिन हुकूमत मुखालिफ थी, तो शायद इस तरह उस इसी वजह से प्रोग्रेस नहीं जोर हुआ। शाकिर साहब इलेक्ट हुए, सही है जी। हाँ, इस बार जो इंशाल्लाह जो हालात है सियासत के, वो उसका अप्रोच तब्दील हुआ है मोल साहब। आजकल सियासत अगर करनी है तो आपने चंद दिन पहले यहाँ पे
पिटाई के एक जलसे में आपने एक बंदे, मैं तो उसे जानता नहीं कि ये कौन है, उसने जो धमकियाँ दी हैं जियाउल को कि जियाउल पे हम इस तरह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहते हैं कि यार तारीकी में धमकियाँ देने से क्या बनता है? अगर कोई कोई काम करना है तो वो दिन दहाड़े इस तरह रिश्ते में सामने आ जाए। ये सियासी जी, जी। तलखी है। मैं उसे ये कहता हूँ कि ये अच्छी रवायत नहीं, जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आइंदा अब सियासत का वो अप्रोच है वो तब्दील हुआ है। अब किसी शरीफ बंदे का मेरे ख्याल में सियासत में आना अब ये काम नहीं है तो उसका। आपका कहने का मतलब ये है कि आप मेरा शरीफ हैं और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरा मतलब यह है जी, कि मैं शरीफ होने के साथ साथ खुदा ने मुझे और सलाहियत भी दिए हैं। जी, अगर कोई रांग राह पे आ जाए, गलत रास्ते पे आ जाए और लोगों को जी। मिसगाइड करे, तो मुझ में ये सलाहियत है कि उनके सीधे रास्ते पे भी आपका ला कहने का सकता हूँ। मतलब ये है कि तो बाज़ लोग ईंट का जवाब ईंट से देते हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत बस रखते हैं। बस इसका बस ये मतलब बोलना शार्ट चाहते अल्फाज में ये हैं। है। जी, जी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अगर पार्टी ने सुबाइया मौका महिदीन दिया। ने मुझ पे एतमाद किया तो इंशाल्लाह इसी मैदान में भरपूर तैयारी के साथ अभी से मेरा इरादा है और उतरूंगा। एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन मुझे दिल की बात आपने बतानी है, इसमें जो है ना ये नहीं सोचना कि कोई खफा होगा, जी, नाराज हो जी, जाए। जी, जी। आमतौर पे तासर ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर तंग नजरी बहुत ज्यादा है। अगर बात जिनको ये दिल से कबूल नहीं करते, अगर वो अपना सब कुछ कुर्बान भी कर दें तो फिर भी वो अपना मुकाम नहीं बना सकते। नहीं वो क्या वजह थी? तंग नजरी वाली बात कहाँ तक नहीं थी? वो जमीयत उलमा इस्लाम में नहीं, जी। शायद बाज़ उलमा के माबैन उनकी ये होगी, हमने देखा है जब ये अपने होगी, लेकिन जी, जमीयत उलमा इस्लाम में मुझ में नहीं। तो अगर होता ये तो फिर तासुब तो मुझ में भी होगी। उलमा इकराम के अंदर ये तासुब ये या उलमा के वो खुद बुग़्ज़ भी या कहते हैं कि हमारा वकील थोड़ा सा सख्त है। नजर सकता है। हाँ, मैंने लेकिन जमीयत मैंने उलमा इस्लाम में मजमूई मैंने तौर पे बाई नहीं। इलेक्शन में देखा था जी, कि बाई जी। इलेक्शन में आपके कुछ उलमाए कराम जो थे वो पोलिंग स्टेशन पर जा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे थे कि कोई आदमी वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, एक खाना पूरी के लिए जा रहे थे। तो वो वही उनकी जो हरकत और सकनात और उनका मूड था, वही मुफ्ती अबैदुल्ला की शिकस्त का बायस बना था। चलिए हम आगे ये बढ़ते तो हैं। उलमा की सोच है जी, कि जो भी बंदा हो, अगर वोटों से कास्ट करना हो तो अपने जमीर के मुताबिक कास्ट करे। इसी वजह से वो किसी के इलेक्शन के दिन में जी, तो ये नहीं कहते कि आप इसके लिए कास्ट करें, इसके लिए मत करें। जी, तो वो कहते हैं कि बस हमने जो पिछले जो कैंपेन चलाया है और नवाज नसीर की है, बस उसके मुताबिक एक बंदे को अपने जमीर के मुताबिक वोट कास्ट होने दें। सही है। कौसर साहब ये बताएं मुझे कि इस वक्त ज़िला हंगू के बड़े बड़े जो मसाइल हैं वो कौन से हैं, और अगर आप कामयाब हो गया और पीडीएम की हुकूमत आ जाती है तो आप उनको कैसे हल करेंगे? बड़े मसाइल में से तो सरफहरिस्त मसाइल जो है हमारे तालीमी निज़ाम का अच्छी तरह अच्छे राह रास्त पे लाना है। जी, सबसे बड़ा मसला ये है तालीम। जब तालीम आम हो जाए, तालीम जितने भी इदारे तालीमी इदारे उनमें वो बच्चों की वो जो अबियारी होती है वो ठीक तरह से हो सके, तो इंशाल्लाह जब शेरी अच्छी तरह सही माने में तालीम याफ्ता बन जाए, उनके जहन जो है वो तालीम याफ्ता बन जाए, तो फिर ये जमहूरी भी ये वहाँ पे पहुँच सकती है और वो इलाका भी तरक्की कर सकता है। इसके अलावा सेहत के हवाले से हमारे पास बहुत अस्पताल हैं, लेकिन उनके अंदर जो सहूलियात हैं वो नहीं है। डॉक्टर्स हैं जी, और जो फैसिलिटीज़ हैं, बोलिए। मेरे ख्याल में वो ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। और ये जो हमारे इलेक्टेड बंदे हैं, इनकी नाकामी है। वो ना अस्पताल जा सकते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर के पास बैठ जाएँ कि आपकी ये ड्यूटी है, आप इस अपनी ड्यूटी को इस तरह करनी चाहिए। ना किसी हमारे ज़िले के सरबराह के दफ्तर में जा सके, उनको फेस नहीं कर सके। मसला हमारा ये है, यहाँ पे जो तकड़ा बंदा डीसी आ जाए या डीपीओ जाए, तो हमारे जो इलेक्टेड बंदे हैं वो इसी सोच में लग जाते हैं कि इसको किस तरह भी कि जिले से हटाया जाए, क्योंकि उस तगड़े बंदे का वो फेस नहीं कर सकते। हमारी ये बदकिस्मती है। और बाकी कम्युनिकेशन के हवाले से हमारा बड़ा मसला है, यहाँ से वो सुरजे तक जो अभी हल तलब मसला है। और हमारी बस में हो या इलेक्टेड मेंबर की बस में हो, तो ये जो रोड्स है इसको ये आप हल करवाना। इन मसाइल को आप हल करने के लिए जी, आप जी, अपनी जी। तवानाई सर्व करेंगे। ये मुझे बताएं कि अतीक उर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा थे, और जब 2018 के इंतखाबात हुए तो बहुत क्लोज मार्जिन के साथ वो कामयाब नहीं हुए, उनको शिकस्त हुई। 600-700 वोट का डिफरेंस था। बाद में क्या मनसूबा बना कि 5-6 लोगों के नाम जब ज़िमनी इलेक्शन के लिए भिजवाए गए तो उनका नाम तक उसमें शामिल नहीं था। तो ये तासुब और मुखासमत नहीं है तो और क्या है? और फिर इतना मजबूर किया कि उनके भाई के मुकाबले में आज़ाद हसीयत से फिर वो आदमी भी खड़ा किया गया, उनको टिकट भी ना दिया गया, और उन्होंने आज़ाद हसीयत से कामयाबी हासिल करके आपको पैगाम दिया कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, है और रहेगी। तो ये गलत फैसले जो होते हैं ये बाद में पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होते। क्यों अतीक और रहमान खानदान को दीवार के साथ लगाया गया है जमीयत के अंदर रहते हुए? मैं तो ये कहूँगा कि पिछली बार जब वो म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो हारा नहीं,
उसने शिकस्त नहीं गया, जिससे आपने कहा कि जी उसे शिकस्त नहीं हुई है, बल्कि ये जो मुक़्तदिर हल्के हल्के थे, गफराया वो उनको, ठीक है जी, ठीक उसको इसी सीट पे बिठाता था और इसको बिठाना नहीं चाहता, वो इस तरह की सिचुएशन थी। जी बाकी जो बाद में जो सिचुएशन बन गए, तो मैं शायद ये सवाल उनसे करना चाहिए जिनकी ज़िम्मेदारी बनते हैं, हमारे ज़िले आमिला है। मेरी ज़ाती सोच में अतीउर रहमान से मेरी बात भी हुई है कि जो हो गई ये सियासत तो होते रहते हैं कि रुकनीत खारिज होती है, ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा प्रोसेस होता दरख्वास्त है, दीजिए, बिल्कुल आप प्रास होता बिल्कुल है। जी तो ये पार्टी के जो जो रूल्स होते हैं वो मुझ जी पे भी एप्लीकेबल अप्लाई भी होते हैं, आप पे उस पे किसी भी जो कारकुन होते हैं उस पे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अतीउर रहमान हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, एक ज़ाती दोस्त, और ज़ाती दोस्त के अलावा हमारे जुआई के दोस्त हैं, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो हमारी जुआई ज़ाती दोस्त से बढ़ के जुआई के दोस्त रहे, मेरी जी। दिली ख्वाहिश है। इस वक़्त जो बल्दियाती निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा है, इसके बारे में खान साहब बड़े-बड़े दावे करते थे कि ऐसा बल्दियाती निज़ाम लेके आऊँगा कि अरकान असम्बली जो है वो सिर्फ़ कानून साज़ी करेंगे, सारे के सारे अवामी मसाइल बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए हल होंगे। जो बल्दियाती निज़ाम लेके आए, 1 साल हो गया, अभी तक तो उनको ऑफ़िस भी नहीं दिए गए, तनख़्वाही भी नहीं दी गई, अभी तक तो उनको पता भी नहीं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये इस बल्दियाती निज़ाम का अपने बल्दियाती निज़ाम के साथ आप किस तरह कंपैरिज़न करते हैं? हमारा जो बल्दियाती निज़ाम था जिसमें हम तहसील नाज़िम के तौर पे काम कर रहे थे, मेरा ख़्याल है, मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले वाला जो चंद साल पहले वो मुशर्रफ दौर वाला निज़ाम था, हालाँकि हम कहते हैं कि वो फ़ौजी डिक्टेटर हैं, लोगों को हुकूक नहीं देते, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, बहुत पावरफुल था। आपने शायद जी, देखा जी। होगा, नज़दीक से, हमने इतना बिल्कुल, ज़ोक नज़दीक शाकिर से, भी लेकिन मेंबर थे, हम पीर बिल्कुल हैदर जी, उस वक़्त जो है। बहुत पावरफुल था, इख्तियारात है, डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे इख्तियारात है। लेकिन इसके बाद हमारा जो सिस्टम था, हमारे टेक्नोलॉजी थी, जी, वो किसी हद तक गुजारे वाला था, तहसील नज़म के पास डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी गुजारे वाले इख्तियारात थे। लेकिन इस बार जो निज़ाम बन गया है, मेरा तो ख्याल है कि ये इन बंदों का जो अभी इलेक्ट हुए, इनका भी टाइम ज़ाया किया इसी हुकूमत ने, और जिनने वोट कास्ट किया उनकी वो मेहनत मशक्क़त मेरे ख्याल में रायगाह गई चली गई। और जो अब जो लगे हैं, मुझे तो इच्छा है कि इन सारों को इस्तीफ़े लेके बस देना चाहिए था कि हमें ऐसे निज़ाम की कोई सही ज़रूरत है। नहीं। आप ये बताएँ, लास्ट में मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब चली गई, तो वो हुकूमत जो है वो इस वक़्त एहतजाज कर रही है अपोज़िशन बनकर, और ये लॉन्ग मार्च भी हुआ है जिसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। आखिर 4 साल की जो कारकर्दगी थी इनकी तहरीक-ए-इंसाफ की, वो कहाँ चली गई? और अभी खान साहब को क्या करना चाहिए? एहतजाज ही करना चाहिए या अपनी कारकर्दगी अवाम को बतानी चाहिए, कौम को? ताकि उस कारकर्दगी की बुनियाद पर वो आइंदा इलेक्शन कर मोल सके। साहब, पीटीआई पीटीआई रुकन हो, कारकुन हो, या पीटीआई अहदेदार हो, या जी, पीटीआई हुकूमत हो, जो भी हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हो, गवर्नर हो, उनकी कारकर्दगी सिर्फ बस बातें बनाना और मुख्तलिफ अंदाज से दूसरों पे इल्ज़ामात लगाना, और फिर जब कुछ इस तरह हालात हो जाए जिस तरह एतमाद की सूरत में एक कानूनी जो तर्जकार थी उसके ज़रिए उसको हटा दिया गया, तो फिर वो अमरीकी खुफिया ख़त वाला मरासला फिर उन्होंने लहराया लोगों के गया, सामने सही है। लड़ाया गया। जी, और अब फिर ये जो लॉन्ग मार्च है, उनकी कारकर्दगी पहले ही दिन से यही लॉन्ग मार्च है, और इनकी कारकर्दगी अगर होती तो शायद लोगों को दिखाता है, और ये 4 साल हुकूमत जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए इनको हटाया गया, शायद ये नौबत ना आती आप आगे बढ़ते लास्ट हुए। में ये मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो सियासी पोलराइज़ेशन अपने अरूज पर पहुँची हुई है, तल्ख़ी है, अदम बर्दाश्त का जो एक माहौल बना हुआ है, कारकुनान जो हैं वो बरसरे पेकार हैं, नाज़ेबा और लघु गुफ्तगू करते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गालम गलूच से पीछे बात नहीं जा रही। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और सियासी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए सियासी जमातों की अकाबरीन को कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल मूल से हम 86 से इमरान शाह कॉलेज में और फिर 88 इधर क्वार्ट में थे, तो वहाँ पे ये सियासत हो रही थी। अवामी नेशनल पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, पीपल्स थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, इनके कारकुन भी थे, इनके लीडर्स भी थे। लेकिन लीडर्स उनके अपने कारकुन जो थे, उनके फॉलोअर थे, उसको इन्हें सिखाते थे कि आप किसी को गाली दे, आप किसी पे बेजायज़ इल्ज़ाम तराशे करें। लेकिन जो जमहूरी तौर से तो तनकीद जो थी, वो किया करते थे सारे वर्कर्स और सारे लीडर्स। लेकिन अब जब जब से पिटाई ये दूसरों के कंधों के बिसाके पे वो आई, और जब से पिटाई सियासत में दाखिल हुई, तो बस इस उसी दौर से ये गालम गलोच और ये लान तान ये शुरू हुई। तो मेरा तो ख्याल है, मेरा हर पार्टी के जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनको ये पैगाम है, उनको ये मशवरा है,
और ये उनकी मेरी ये मेहनत है, जारी है कि वो अपने जितने भी कारकुन हैं उनके ये सिखाए कि नहीं, इस तरह जो सियासत है वो सियासत नहीं, गंदी सियासत नहीं बल्कि होनी ये तो चाहिए, सही। गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए, और बर्दाश्त का एक सोच अपनानी चाहिए, और ये गालम गलोच पे मबनी जितने भी तवर्स तरीके हैं, जितनी सियासत, इसको मेरे ख्याल में कि इसको अ, बस ब्रेक लगानी जी। चाहिए। ज़िला हंगू में कम से कम एक सियासी अदम बर्दाश्त का जो एक माहौल बन रहा है, इसको दूर करने के लिए और अवाम जो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उन अवाम को एक मैसेज देने के लिए पॉजिटिव मैसेज, आप किन ख़्यालात का इज़हार करेंगे कि अच्छा फ्यूचर आ रहा है आपका? तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन इसी मौके पे हुकूमत का साथ दे और हुकूमत के जितने भी इकदाम हैं उनको ज़रा वो मौका दे, चंद महीने, ज़्यादा नहीं लगे, मेरे अगस्त 2023 तक अगर वो ये मौका दे तो शायद महंगाई का जो अभी ये जन है वो ज़रा काबू में हो जाए। पूरी तरह तो नहीं आ सकता, लेकिन किस हद तक काबू में आ सकता है, बशर्ते कि अपोजिशन स्टेबल पाकिस्तान का सोच ले तो इंशाल्लाह आ सकता है। बाकी ये जो अदम बर्दाश्त और गालम गलोच का हंग में जो परवान चढ़ रहा है, तो जमीयत उलमा इस्लाम इसमें माशाल्लाह काफ़ी हद तक, हालांकि इसके ऊपर वो जो हमले की बात हो रहे हैं या दूसरी तरह मौलाना साहब के पीछे जो गालियाँ पिछले दिनों एक वर्कर ने की हैं पीटीआई के, तो फिर वो बाज किसी भी वक्त हमारे पास आकर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। मैं मेरा उनको भी मशवरा कि हम आपस में भाई हैं, भाई बनना चाहिए, भाई करना चाहिए। बाकी हर एक सोच, मेरा भी ये सोच है, उनका भी ये सोच है कि हंगो या टल या जितने भी उनके हमारे अपने इलाके हैं वो तरक्की कर ले, लेकिन तरक्की उस सूरत में हो सकती है जब हम ये गंदी सियासत छोड़ दें और इलाके का सोच ले। दानश्वर कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। सियासतदानों को और कारकुनों को सूझबूझ का मुजाहरा करना चाहिए और कम से कम अपने लबो लहजे को शाइस्ता रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी प्याउज़ार वज़ीर, साबिक़ तहसील नाज़िम तहसील टल और जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा। आज हमने इनसे ज़िला हंगू की सियासत के हवाले से और मुल्क की हालात के हवाले से तफ़सीलन बात की है। इनके ख़्यालात से आप किस हद तक मुत्फ़िक़ हैं, ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।